हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, थोड़े दिनों से ये जो लेक्चर है नहीं मिल पा रहा था आपको, उसके लिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा। रीज़न क्या था लेक्चर ना मिलने का, तो जो हमारा टेक्निकल एक काफ़ी एरर चल रहा था जिसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। तो अब आप लोगों को क्लासेस मिलेगी रेगुलर। साथ ही साथ आपको एक और गुड न्यूज़ बता दूँ, अब से जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी वो सभी आपकी लाइव कंडक्ट करवाई जाएंगी, ताकि आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सके और हम लोग लाइव इंटरेक्शन करते हुए कोशिश करेंगे मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे आपको दे पाएं। तो आज हम फरवरी थर्ड वीक के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो डेली पीडीएफ मिल रहा है हमारे एंड से, आई होप आप लोग उसको रीड कर रहे होंगे। आप लोगों को फर्स्ट फरवरी का टेस्ट जो है वो मिल चुका है। कल ही आप लोगों को सेकेंड फरवरी का टेस्ट जो है वो ऐप पे मिल जाएगा। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि होगा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ये लाइव टेस्ट है और ये अभी तक 3-3,500 से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। आप लोग इसको दे सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कोर्स में आपको ये फ्री टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। कल ही मैंने इसका एक आपको सेव स्कोर बताया था। अगर आप लोग उसमें फॉल करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पॉजिटिव रहे, आप लोगों के पेपर बहुत जल्द कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है जिसने पहली G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसे ECSWG मीटिंग भी कहा जाता है, वो कंडक्ट करवाई। देखो, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये G20 मीटिंग जो कंडक्ट करवाई जा रही है, यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स जिन भी जगहों पे होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीज़न बीइंग क्यों? क्योंकि इंडिया के पास है इस बार इसकी प्रेसिडेंटशिप, यानी कि हमारे पास इस समय है। कब तक रहेगी? ये रहेगी नवंबर 30, 2023 तक। तो जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो हर एक आपको याद रखनी है। आपके पेपर में करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अभी रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें एक क्वेश्चन आया है कि G20 कहाँ पे होगी। वैसे ही आपको ये पूछा गया कि पहली जो ये मीटिंग है ये जो है ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये बता दूं मैं आपको, ये बेंगलुरु में कंडक्ट करवाई जाएगी। बेंगलुरु कर्नाटका में आपकी ये मीटिंग जो है इस बार की जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और जो समझनी है वो मैं ये बता दूं, एक अभी रिसेंटली एक इवेंट भी जो है लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है इंडियन प्रेसिडेंसी के दौरान। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीच क्लीनिंग इवेंट। इस इवेंट को भी याद रखना। ये कब से शुरू होगा? ये शुरू होगा आपका जो ये इवेंट है ये 21 मई को शुरू होगा। देखो, मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए ले आऊँगा, वो एंड में ही आएगा। G20 में जितनी मीटिंग्स हुई है, जहाँ जहाँ हुई हैं, ये सब आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो आप लोग लेकिन अभी फिलहाल के लिए साथ साथ में याद रखते हैं चलिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, जिसे हम लोग APEDA की फॉर्म में भी जानते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको एपिडा भी कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में अपना फाउंडेशन डे मनाया है, किस तारीख को? 13 फरवरी को। ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो आपको बता दूं ये कब हुआ है। तो अभी हाल ही में ये जो डे ऑब्जर्व किया गया है, ये कौन सा एडिशन था? तो ये था 37th एडिशन इस डे का। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो याद रखनी है, ये 1986 में जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसको इंक्रीज़ हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी एक तो फुल फॉर्म क्या थी, क्योंकि कई बार आपने देखा था पिछले पेपर में फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप लोग एक चीज़ याद रखना, 37th एडिशन जो था वो इस साल ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, वो अपॉइंट किए गए हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश। अब यहाँ पे इस चीज़ का और इस वर्ड का ध्यान रखना, पेपर में अगर कभी पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बांग्लादेश के किसको नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया है, वॉज डिक्लेयर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे नाम याद रखना, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू इनका नाम है। तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये फॉर्मर जज थे, फ्रीडम फाइटर भी थे उस दौरान। फ्रीडम फाइटर कब? 1971 में, जब बांग्लादेश की आज़ादी की अगर बात की जाए तो ये चीज़ को इन्होंने भी किया था। ये अवामी लीग जो पार्टी है उनकी तरफ से नॉमिनी थे। तो इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पहला चीज़ याद रखना। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में ये पूछा जाता है कि किसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो किसको रिप्लेस करेंगे ये? तो ये करेंगे मोहम्मद अब्दुल हामिद को रिप्लेस।
यानी कि पहले ये थे, अब जो अपॉइंट हुए हैं वो उनका नाम याद रखना, मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है ये रहेंगे इस टेन्योर के। इनका टेन्योर कब से शुरू होगा, पहली चीज़ तो ये अभी अगर आपको मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज की डेट में मान लीजिए फरवरी एंडिंग या मार्च फर्स्ट को कौन है इस समय बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे क्या नाम होगा, उस समय नाम आएगा मोहम्मद अब्दुल हामिद, क्योंकि आज की डेट में ये है एंडिंग अप्रैल से 2023 से ये अपॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, एंडिंग से ये अपॉइंट होंगे, अभी हुए नहीं है। तो ये एक कई बार ट्रिक क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा बांग्लादेश के पीएम कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना, उनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो डिक्लेयर पहले कर दिया गया है, लेकिन टेन्योर इनका खत्म होगा अप्रैल एंडिंग में और उसके बाद ये अपॉइंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, जो कि दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जो कि 2 वे कैपेबल होगा मैसेजिंग सोल्यूशन के फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। तो देखो ये आपको बता दूं, जो पहली बार लॉन्च किया गया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के द्वारा किया गया है, और ये जो स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है ये पहली होगी दुनिया की। तो जब भी कभी ये चीज़ आती है, ये आपके साइंस एंड टेक में पूछा जाता है क्वेश्चंस इस फॉर्म का, तो साइंस एंड टेक या करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। तो पहला सैटेलाइट बेस्ड 2 वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन कौन सा बनाया गया है स्मार्टफोन्स के लिए, तो ये बनाया गया है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। नाम याद रखना और किसके द्वारा बनाया गया है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसमें कुछ जो इमरजेंसी मैसेजिंग होती है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट में, ये अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि आपके सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में लॉन्च होंगे। ये एक चीज़ भी याद रख लेना, अगर कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि कब तक लॉन्च होंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अभी हाल ही में बोइंग के द्वारा, बोइंग है क्या, ये एरोस्पेस कंपनी है बेस्ड ऑन यूएसए, इन्होंने हाल ही में पहला ग्लोब सपोर्ट सेंटर बनाया है इंडिया में। अब यहाँ पे पूछा जाएगा ये कहाँ पे है, तो देखो जो बोइंग है, बोइंग कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, पहला बनाया गया है, ये बनाया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है, गुरुग्राम में ये बनाया गया है ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, ये पहला है, तो बोइंग के द्वारा है। तो याद रखना, पेपर में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि बोइंग कहाँ की कंपनी है, या फिर एरोस्पेस कंपनी है तो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये यूएसए से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हाल ही में कौन सी ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिन्होंने रिसेंटली अभी फरवरी में ही पार्टनर करा है द ग्रीन बिलियन लिमिटेड के साथ, ताकि ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। तो देखो पहला इस तरीके का प्लांट है जो बनाया जा रहा है। अब हाल ही में न्यूज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर में रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर आपके जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, खासतौर पे इंटरव्यूज़ में भी। तो ये याद रखना कि कौन सी ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पहली जो कि ग्रीन बिलियन लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बना रही है, तो वो है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि पीएमसी जो है ये पहली ऐसी है जो ये करने जा रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगी 350 करोड़ रुपए की। इसके अलावा जो ये प्लांट है इसकी जो कॉस्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट अराउंड 350 करोड़ की होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30 साल लंबा एक एग्रीमेंट है जो टीजीबीएल करने जा रहा है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ। तो यहाँ पे पेपर में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके साथ मिलकर ये करने जा रही है, तो ये भी याद रखना, ये द ग्रीन बिलियन लिमिटेड के साथ मिलकर ये टाई अप में आने वाली है। तो ठीक है, इसके अलावा ये पहला अटेम्प्ट है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का वेस्ट के साथ, इंडिया का पहला अटेम्प्ट है, ना कि पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पूरे पैन इंडिया में पहली एक जगह है जहाँ पे ये होने जा रहा है। इसके अलावा ये जो एंटायर प्लांट है ये कहा जा रहा है कि नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 10 टन रिएक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी स्टेट के बारे में भी। पुणे कहाँ पे है, पुणे है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे जी, अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुए थे थोड़े टाइम पहले ही। गवर्नर कौन है, इनके गवर्नर का नाम है रमेश बैस जी, तो ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क आप लोगों को दिखेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो इतना जो है ये काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं।
अभी हाल ही में एक ऑपरेशन किया गया था और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। एक ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि एक नंबर ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कैरिड आउट की गई थी, उसका नाम क्या था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने ये जो मल्टी वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हैं ये अभी हाल ही में करी हैं, ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसका नाम क्या था, सद्भावना। ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ पे इन चीज़ों को किया गया था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे हाल ही में इसको लॉन्च किया था। ये गुडविल के तरीके से आप कह सकते हैं, स्कूल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन टूर के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले ये चीज़ याद रखना। आर्मी गुडविल स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, AGS, ये अभी हाल ही में 7 ऑपरेटिंग जो हैं ये शुरू किए हैं लद्दाख में। अगर कल को आपसे पूछा जाएगा जो लद्दाख के एस्पिरेंट है कि कितने किए गए हैं, तो 7 जो हैं वो अभी हाल ही में जो है शुरू किए गए हैं, ऑपरेटिंग अब स्टेट में आ चुके हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उसको बढ़ाया जा सके। और 2200 स्टूडेंट इसमें अभी की डेट में, आज की डेट में जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं जो करंट फिस्कल ईयर है 2022-23 का था, उसके तहत ऑपरेशन सद्भावना में 8.82 करोड़ जो है वो लद्दाख को एलोकेट हुआ था। तो यहाँ पे ये डेटा भी याद रखना, कल को अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ही लोग अगर ये बताएंगे तो आपके एक अच्छा ही चीज़ें जो हैं वो आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो कहा गया है कि बढ़ गया है। अब कितना ये बढ़ा है पर ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2013 टू 2022, ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कितना बढ़ा है, ये 4.5 मिलीमीटर जो है वो बढ़ा है। ये कब बढ़ता है, जब आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ होती है। और 19 अगर मैं बात करूँ 1900 से लेके जो सी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और ये पिछले अगर हम 3000 साल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसीलिए। अब काफ़ी सारे थ्रेट्स आ जाते हैं जब भी कभी सी लेवल बढ़ता है उसके द्वारा। तो अब सबसे पहली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो स्मॉल आइलैंड्स आते हैं, जो कि लो लाइन स्मॉल आइलैंड्स आते हैं, वो खतरे में रहते हैं। जो मेजर थ्रेट जिन कंट्रीज़ को है, अगर मैं इसका नाम लूँ तो उसमें इंडिया भी आता है आपका, इसके अलावा आपका चाइना आता है, बांग्लादेश आता है, नीदरलैंड आप लोगों का इसमें आ जाता है। इनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ को जो है मेन थ्रेट जो रहता है वो इन्हीं को रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना, एक पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें कहा गया था, जिसमें एम किया गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वार्मिंग के लिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जाएंगे। बट उसके भी तहत अभी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनीविया में है। जिनीविया कहाँ पे है, वो है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी एक आपकी UN एजेंसी के अंदर ही आ जाती है, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आ जाती है। टोटल 193 मेंबर्स है इसमें। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन, जिसका नाम है गार्बिंजर 2023। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, अभी रिसेंट ये दूसरा एडिशन ही है, मतलब पिछले साल ये शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल पहला किया था इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है इस हैकाथॉन की थीम क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस हैकाथॉन की थीम को भी याद रखना, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज जो थी ये इसकी थीम थी। तो RBI के द्वारा यहाँ पे इसको किया गया है, होस्ट किया गया था एपिक्स के द्वारा, एपिक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। अब एपिक्स की भी एक फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज। ठीक है, पेपर में कभी पूछ लिया जा सकता है कि I स्टैंड फॉर या P स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे इसको याद रखना, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली इंडियन कंपनी है जिसने रिसेंटली फरवरी में लॉन्च करा है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन फॉर फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंडिया की UPI बाहर किसने शुरू करी थी, वो करी गई थी फ़ोनपे के द्वारा।
ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अब क्या है यहाँ पे, जो यूपीआई इंटरफेस यानी कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ट्रांजैक्शंस होगी वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो कि इंडिया आएगा। पहले वाला क्या था, वो था जो इंडियंस बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में उनके लिए था, लेकिन इस बार उल्टा है, जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए किसने इनेबल करी है यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, इसका नाम है एबिक्स कैश के द्वारा ये किया गया है, और ये पहली कंपनी बन चुकी है जिसने जो लॉन्च करा है आईपीआई यूपीआई ट्रांजैक्शंस को फॉरेन नेशनल्स के लिए जो भी इंडिया में विजिट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप लोग इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी आरबीआई के द्वारा, उन्होंने प्रपोज करा था ये कि जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स हैं इंडिया में कि वो यूपीआई को यूज़ करें फॉर द मर्चेंट पेमेंट्स वाइल दे आर इन इंडिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना। और ये क्यों किया गया था, वापस से मैक्सिमम चीज़ें जैसे पिछले साल हम लोग देख रहे थे आज़ादी के जो 75 साल थे आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसको लेके किया गया था। लेकिन इस बार क्या है, जैसे G20 समिट है तो उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज से लोग जो है ट्रैवलर्स जो है वो यहाँ पे आएंगे और उन्हें ही सिलेक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे यहाँ पे इन सब चीज़ों को बता दिया जाएगा कि कैसे है क्या है। तो यहाँ पे याद रखना। एबिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये पहली एंटिटी है जिसने यूपीआई सर्विसेज को किया है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए, खास तौर पे जो कि अटेंड करने आ रहे हैं G20 समिट, क्योंकि G20 समिट एक बहुत बड़ा समिट है। और इसका जो पायलट लॉन्च हुआ है वो किस जगह पे हुआ है वो भी याद रख लेना, वो हुआ है बेंगलुरु में। ये भी याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसी भी तरीके से पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर द 2026 फीफा, जो कि अभी हाल ही में आपका अभी खत्म हुआ है। एक तो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था। अब कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। 3 कंट्रीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको। क्यों? क्योंकि ये होस्ट कंट्रीज है, पहला पॉइंट। तो ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई हैं। और ये आपका एक और चीज़ बता दूं, जैसे इस वर्ल्ड कप में जो 2022 में खेला गया था उसमें कतर को क्वालिफाई करा था ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जो होस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इस बार कौन है जो कि होस्ट होगा 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का, तो वो हैं ये 3 कंट्रीज। इन तीनों कंट्रीज का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है, ICCD। ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है इंडिया में, ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट चाइल्डहुड कैंसर और एक्सप्रेस कर सकें जो सपोर्ट है चिल्ड्रन को, या जो भी इन्वॉल्व रहते हैं इस डिजीज़ के साथ, जो सर्वाइवर्स हैं या फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, 15 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम इस बार थी बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, पहला पॉइंट। और साथ ही साथ इसमें एक हैशटैग भी था, थ्रू देयर हैंड्स, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़ थी, इस बार जो सिंबल था आमतौर पे आप लोग देखते हैं वो था आपका गोल्डन रिबन। तो कई बार आजकल क्या है, आजकल वो घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि कब मनाया जाता था डे, कौन सा डे था। आजकल एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि सिंबल कौन सा रिबन था, किस कलर का था, ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन। तो याद रखना गोल्डन रिबन जो था वो था ताकि जो एक इंटरनेशनल अवेयरनेस सिंबल होता है चाइल्डहुड कैंसर का, तो वो ये था। और साथ में हैशटैग क्या था? थ्रू देयर हैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द ड्रोन सेटअप गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली अनवील्ड द डैश सोलर पावर्ड अनमैन्ड रिकग्नाइज जे ग्लाइडर एट एरो इंडिया 2023। तो देखो एरो इंडिया 2023 में हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा क्या निकाला गया था? ये था सूरज। अब यहाँ पे ये जो लॉन्च किया गया है जे ग्लाइडर, तो इसका नाम पहला याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, अभी तक मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, आपको पहला होमवर्क देता हूँ। इंडिया एक कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो है गरुड़ एक्सरसाइज, और एक इंडिया एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। मेरे को बताना इंडिया किन कंट्रीज के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर अवार्ड दिया गया है सेकेंड एनुअल एंथम अवार्ड्स में फॉर इट्स डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन। तो ये किसको मिला है? तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
अभी हाल ही में जो ये अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है यूएनडीपी को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। हाल ही में जो इनका एक कैंपेन है, डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन, उसके लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली कर क्या रहे थे इसके द्वारा? ये एक अवेयरनेस ही फैला रहे थे क्लाइमेट इमरजेंसी को लेके, और इन्हें ही गोल्ड और सिल्वर 2 डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड मिला है। गोल्ड विनर जो है वो इन्हें मिला था सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट और क्लाइमेट की कैटेगरी में, और जो सिल्वर है वो मिला है इन्हें वापस से ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन कैटेगरी में। तो ये दोनों याद रखना, पहला वाला नॉन प्रॉफिट कैंपेन में मिला, दूसरा ये। बट आपको ये नाम याद रखना, यूएनडीपी को इससे सम्मानित किया गया है, डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस कैंपेन के लिए यूएनडीपी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में अर्जुना अवार्डी जो थे तुलसीदास बलराम। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? तो ये स्पोर्ट्स में मिलता है प्लेयर्स को जो काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। ये अवार्ड मिला था तुलसीदास बलराम जी को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास बलराम जी किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो ये एक लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर थे, 2 टाइम ओलंपियन रह चुके हैं, 2 टाइम ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं। तो इनका निधन हुआ है अभी रिसेंटली, और ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। तो पेपर में डायरेक्ट आप लोगों ने भी देखा, पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड किससे होता है। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? अर्जुन अवार्ड मिलता है जो कोई भी प्लेयर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स में ही, अगर हम बात करें जो कोचेज होते हैं, उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? तो उन्हें किया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो ये दोनों नाम भी याद रखना, बहुत बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है, तो पेपर में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, वापस से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो G20 होने वाला है, मैं आपको सीधा यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जो कि गलत है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सीधा, बी और सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जो पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने जा रही है इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, वैसे ये जो G20 समिट है बहुत एक प्राउड मूवमेंट होता है कि हाँ हम लोगों के पास है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या सही है इसमें? जो चेयर है G20 की, ये करेंगे हेड अलकेश कुमार शर्मा जी, जो सेक्रेटरी हैं इस समय MEITY के, और MEITY ने पार्टनर करा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी अवार्ड भी जीता है, किस किस कैटेगरी में? गोल्ड और सिल्वर में। और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने कलेक्टिव एक ड्राइव जो है वो की गई है शुरू, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ड्यूरिंग इंडियन G20 पार्टनरशिप के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है, ये जो आपकी मीटिंग है, ये होस्ट जो है ये क्या इंदौर कर रहा है? नहीं, मैं आपको यहाँ पे सही आंसर बताता हूँ, इसको नोट्स में ऐड कर लेना। ये किया जाएगा होस्ट लखनऊ के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, अभी तक मैंने आपको बताया G20 समिट हम लोग करवा रहे हैं, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है इसकी। कब तक रहेगी? तो वो रहेगी 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि थीम क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा, ये आपको ज़रूर किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा। तो थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है वासुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या हुआ अब इसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बार, हाँ, अब G20 शार्पा की बात की जाए तो वो कौन है? वो है अमिताभ कांत। ये भी याद रखिएगा, कल को अगर ये भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। G20 पे बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को पेपर में और मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA भी कहा गया है, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन कोड जो है, जो पेमेंट मेथड में अभी हाल ही में कहा गया है शुरू करने के लिए, वो किसके लिए होगा? देखो, वो होगा नेफ्ट के लिए, पहला पॉइंट। RTGS के लिए, क्या उसमें IMPS जो है वो इन्वॉल्व होगी या नहीं? अब पहले आप मुझे ये चीज़ बताइए, आंसर क्या होगा? आप लोगों ने अगर इसको न्यूज़ में देखा होगा, क्योंकि न्यूज़ में ये काफ़ी देर तक चला था, अभी हाल ही में हुआ है ये।
क्या इसमें IMPS रहेगी या फिर इसमें सिर्फ आपके नेफ्ट और RTGS जो हैं वो ही आपके आएंगे। और साथ में एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, नेफ्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए नेफ्ट करने के लिए, अगर कोई नेफ्ट करवाना चाहता है तो मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए। देखो इसमें IMPS जो है वो नहीं है, ये किया गया है आपका बोथ 1 और 2 के लिए, जो अभी हाल ही में एक ट्रांजैक्शन कोड जो बनाए गए हैं उसमें आपका IMPS इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और RTGS का भी मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम अमाउंट जो है वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आप लोग RTGS करवा सकते हैं, मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट कुछ नहीं है। और नेफ्ट की अगर मैं बात करूँ, नेफ्ट की मिनिमम अमाउंट कोई भी नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट पे आ जाओ, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आज यहाँ पे सिस्टम सारा हिला है तो उस वजह से होगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ। अभी एज पर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर और नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसके द्वारा इंडिया का रैंक क्या रहा है 51 कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। तो आप लोगों को बता दूं ये बहुत अच्छा एक रैंक है। हम लोगों का रैंक 4th रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, 51 नेशंस उसमें थे। तो ये चीज़ आपको पहली याद रखनी है। जेम NECI के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, तो इसके द्वारा हम लोग जो हैं वो 4th में। अगर आपसे पूछा जाए कि कल को कि टॉप किसने किया, तो टॉप किया गया है UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा पहले रैंक पे है। सेकंड पे है सऊदी अरेबिया और थर्ड पे कौन सा है, थर्ड पे है यहाँ पे आपका ताइवान। अब यहाँ पे 51 कंट्रीज थे, बड़े बड़े कंट्रीज इसमें कुछ नहीं थे, बट स्टिल अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जम और NECI के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई उसमें टॉप किसने किया, तो वो UAE के द्वारा टॉप किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अप्रूव कर दी गई है गाइडलाइंस फॉर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। देखो मैंने आपको एक हिंट दिया था पहले, अभी तक जितनी भी BJP रूल स्टेट्स में स्कीम्स आती हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो नाम होता है, सबका नहीं, ज़्यादातर जो नाम होता है वो प्रधानमंत्री करके शुरू होता है। लेकिन जो अभी इस समय कांग्रेस के द्वारा जीती गई है जगहें या जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जो नाम शुरू होता है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से होता है। अगर हम ऑप्शनल अप्रोच से जाएँ तो यहाँ से मैं महाराष्ट्र हटा सकता हूँ, गुजरात हटा सकता हूँ। आंसर मैं बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ये ऑर्फन्स और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं या जो वुमेन हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके लिए ये हाल ही में शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑर्फन्स हैं उनको किससे रेफ़र किया गया है, उसको रेफ़र किया गया है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के साथ रेफ़र किया गया है, यानी कि उन्हें इस टर्म के साथ रेफ़र किया गया और कहा गया है कि वो अडॉप्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत अच्छी स्कीम है। टोटल इसके लिए जो रखा गया है वो 101 करोड़ रुपए है। ये याद रखना, जो ऑर्फन्स के लिए खास तौर पे रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के इस समय CM की बात की जाए तो वो कौन है, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, इनका नाम याद रखना। और गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में इंडिया और जापान के द्वारा जॉइंट एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। ये कहाँ पे हुई है, ये हुए इमाजू में, शिगा प्रोविंस जो है जापान का। कौन सा एडिशन है, ये 4th एडिशन है अभी हाल ही में। लेकिन आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है ये धर्मा गार्डियन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं जापान के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये कौन से प्रोविंस में हुई है, इमाजू जगह में यहाँ पे इसको इस बार किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आजकल यही इसी तरीके से पूछी जाती है। अभी हाल ही में OECD के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आज होमवर्क मैं आपको कम दे रहा हूँ तो एक होमवर्क यहाँ पे ले लीजिए। होमवर्क हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ पे आपको बताना है OECD का। इन्होंने हाल ही में एक स्त्री इंडेक्स यानी कि सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स जो है वो निकाला है, पॉलिसी ट्रेंड्स अप टू 2023 के लिए। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो देखो इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है उसका वो रैंक रहा है हम लोगों का 47th। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना। और सेकंड पे है आपका यूनाइटेड किंगडम।
तो यहाँ पे याद रखना और मेरे को होमवर्क आप लोग बताएंगे कि क्या है। टोटल OECD के कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल OECD के मेंबर्स हैं 38। ठीक है, 38 मेंबर्स हैं आज की डेट में। और 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से भी बिलो हैं, उसमें रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आ जाती है। बट फिलहाल आप लोग मुझे बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है 12th एडिशन था, कहाँ पे हुई है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजी ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को भी हिंदी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा जो थीम थी वो क्या थी? वो थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल नॉलेज। टुक प्लेस अभी हाल ही में कहाँ पे हुई है? मैंने आपको आंसर बता दिया, ये फिजी में कंडक्ट करवाई गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी को ऐड कर दिया है, तो वो है फिजी। ठीक है। और वीज़ा एक्सटेंशन पैक्ट के तहत यहाँ पे आपको बता दूँ, ऑफिशियल जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं बिना वीज़ा के भी। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। फिजी में भी कहाँ पे हुई है? फिजी में एक जगह है नाडी जगह, वहाँ पे इसको जो है किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी जो हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है CEO यूट्यूब का, तो वो कौन है? तो देखो आपको मैं बता दूं, जो अभी हाल ही में यूट्यूब के CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नील मोहन। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है सुजैन जी को रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना। ये इस समय यूट्यूब के हेड रहेंगे, CEO, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ये समय यूट्यूब को लीड करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिन्होंने अभी हाल ही में M-पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है वो शुरू की है? टू स्ट्रीमलाइन और एक्सपीडाइट किया जाएगा जो भी पासपोर्ट इशुएंस होते हैं सिस्टम को, और ये फास्ट ट्रैक पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बनाएगा। अब यहाँ पे इसका अगर मैं आपको बताऊँ किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके अंडर आता है? देखो पासपोर्ट ऑफिस किसके अंडर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। कभी अगर आप लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो M-पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, ताकि जो आप लोगों ने देखा होगा पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, फिर CID वेरिफिकेशन होती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तहत कोशिश की जाएगी कि ये फास्ट ट्रैक किया जाए। आप लोग इस ऐप का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अभी रिसेंटली अप्रूव करा है सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो जिसकी वर्थ है 30.40 करोड़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो किया गया है वो किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ये सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर किस तरीके से होगा, तो मैं आपको पहली चीज़ तो आपको ये अमाउंट भी याद रखनी है, 30.40 करोड़, 30 करोड़ 40 लाख रुपए जो है ये किया गया है, ताकि जो आर्टिफिशियल हमारी इंसेमिनेशन होती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मदद से जो ऑटोमेशन और प्रैक्टिसेस होती है उसको एक एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाया जाए फार्मर्स के लिए। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या होगा? देखो इस प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स आते हैं उनकी कल्टीवेशन किस तरीके से होगी, फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का जो है वो हेल्प मिलेगी, जिसमें ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और एक और आपको बता दूं, जो J&K की इकोनॉमी है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, वो इस समय 70% बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्वॉल्व करके बहुत ही ज़्यादा एक हेल्प होगी, और इसमें आपको एक रियल टाइम डिटेक्शन मिल जाएगा कि कितना आपको रेट जो है वो स्प्रे करना है, रोबोटिक्स के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगती है वो 80% तक कम की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने स्पॉट करी है 145 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में आपको ये देखने को मिलता है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में यहाँ पे पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल हुआ था, और आपको मैंने बताया था कि ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, नेशनल पार्क, बर्ड पार्क,
बट ये सब चीज़ें जो है ये वही पूछी जाती है जो न्यूज़ में होती है। अब आपको कल को अगर नेशनल पार्क पूछे जाएंगे तो उसमें सुंदरबन नेशनल पार्क के पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने टॉप करा है मेडल टैली को विद 76 मेडल्स इन थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में हुई है। तो आपको बता दूं लगातार तीसरी बार ये खेलो इंडिया का जो है ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। लगातार तीसरी बार इसको किसके द्वारा जीता गया है? इसको जम्मू और कश्मीर के द्वारा ही जीता गया है। टोटल मेडल्स याद रखना 76 मेडल्स हम लोगों ने यहाँ पे जीते हैं, जिसमें कि 26 जो थे वो गोल्ड थे, 25 जो थे वो सिल्वर थे और 25 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा जो आए थे, यूनियन मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी, वो क्या है इस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेपर में पूछा जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुई है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। जीती किसने है? तो जम्मू कश्मीर ने जीती भी है। ठीक है, अभी हाल ही में 14th एडिशन हुआ है एशिया का बिगेस्ट एरो शो, जिसको हम एरो इंडिया 2023 मैंने अभी आपको बताया, जिसमें लॉन्च भी किया गया था। तो इसकी अगर हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडियाज़ का इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए जो लॉन्च की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किस जगह में या किस सिटी में की है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बेंगलुरु में किया गया है। तो ये आप लोग पहला पॉइंट याद रखना। और इसकी थीम क्या थी? हाँ, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी एरो इंडिया 2023 की। तो इसकी थीम थी इस बार की द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना पहला पॉइंट। एरो इंडिया 2023 14th एडिशन था। ठीक है, ये भी याद रखना। कभी अगर बाई चांस आपसे एडिशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, अगर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज भी एक लॉन्च किया गया था, ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय। उसका नाम था यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रखा गया था, ऑन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में 12 चीता जो हैं साउथ अफ्रीका से रिलीज़ किए गए हैं किस नेशनल पार्क में इंडिया में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार कहा था, JKPSI में ऑलरेडी पूछा भी गया था, इसके अलावा शायद स्टेनो में भी ये पूछा गया था, और नेशनल एग्जाम्स भी 2 ऐसे थे, SSC CGL में पूछा गया था। तो ये याद रखना, कुनो नेशनल पार्क में। और जो है 12 चीते जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? तो ये आप लोगों को पता है, साउथ अफ्रीका से हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, 7 मेल है 5 फीमेल है। इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से नेशनल, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आज की डेट में टोटल कितने चीता है कुनो नेशनल पार्क में, ये पूछा जा सकता है। तो आज की डेट में टोटल 20 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो मनाया गया है, देखो लिटरेसी वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RBI के द्वारा बनाया जाता है हर साल। ये भी पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी विद द थीम गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? ये 13 से लेकर 17 फरवरी तक मनाया जाता है हर साल। इसकी थीम भी याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो हमारे डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं रोज़ 5 से 10 मिनट निकाल के आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। कल कोशिश करूंगा मैं आपको लास्ट वीक ऑफ फरवरी भी प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा तक करंट अफेयर्स को लेके। और जल्दी ही अब मैं आपके लिए जनवरी फरवरी के आपके करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर के भी आपके लिए ले आऊँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें, अपना रैंक देखें, क्योंकि नए पैटर्न पे ये बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों के नंबर 5 से 7 गिरे हैं इस टेस्ट में, बट अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।